क्या हो अगर आपका अगला सोशल मीडिया पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी सिद्धांत को तय कर दे? भारत में सोशल मीडिया सिर्फ मीम्स और रील्स का मंच नहीं है। ये एक तरह की युद्ध भूमि भी है, किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, गोपनीयता की, चुनावों और प्लेटफॉर्म की शक्ति की। आज हम इस सेशन के अंदर डिकोड करने वाले हैं पूरा का पूरा कानूनी ढांचा, कैसे संविधान सोशल मीडिया पर लागू होता है, कहां कानून सीमाएं खींचता है, प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं और कब सरकार सोशल मीडिया को बैन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह संतुलन बनाने की कोशिश की है। अंत तक आपके पास एक परीक्षाओं से रिलेटेड पूरा का पूरा एक ढांचा मिलेगा आपको, जो आप अपने आंसर में लिख पाएंगे और आपकी जो जागरूकता है कानूनों के बारे में वो भी बढ़ाएगा और हर विवाद को समझने की पैनी नजर भी आपकी बनाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों सोशल मीडिया कानूनी रूप से अलग है। सोशल मीडिया कानूनी रूप से अलग क्यों है? इसके तीन कारण हैं। पहला है पैमाना, दूसरा है गति और तीसरा है आपका स्टिकनेस। ये आपको अपना आदी बना देता है। चिपचिपाहट लिखा हुआ है, वही है कि अगर आपने एक बार सोशल मीडिया यूज कर लिया तो आप उसके आदी हो जाते हैं। इन तीनों कारणों की वजह से सोशल मीडिया दूसरे मीडिया से अलग है। अब यहां पर अगर हम पैमाने की बात करें, तो स्केल की बात करें, तो करोड़ों यूजर्स हैं सोशल मीडिया के और जो भी यूजर हैं वो सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। कभी फोटो पोस्ट की, कभी कमेंट पोस्ट किया या कभी अपने विचार व्यक्त किए। तो वो भी एक तरह से कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। तो वो भी निर्माता है, कंटेंट के निर्माता है और अरबों संदेश सोशल मीडिया के थ्रू रोजाना ट्रांसफर होते हैं, रोजाना पब्लिश होते हैं। और दूसरी है गति की बात। एक पोस्ट मिनटों में पूरे के पूरे राष्ट्र तक पहुंच सकती है। एक पोस्ट पूरे मिनटों में, राष्ट्र नहीं, एक मिनट के अंदर पूरे राष्ट्र नहीं बल्कि विश्व तक पहुंच सकती है। आपने देखा ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई ट्वीट करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, तो कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर न जाने कितने रीट्वीट हो जाते हैं, कितने लाइक हो जाते हैं। यही है पावर सोशल मीडिया की। और तीसरा है स्टिकनेस, आदी बना देता है, चिपचिपाहट। आपको सबसे ज्यादा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। एकदम से आपको एंगेजमेंट का आदी बना देता है और ज्यादा एंगेजमेंट वाली चीजें बढ़ाता है सोशल मीडिया। ये चीज है, इसलिए कानून को हमेशा संतुलन बनाना पड़ता है स्वतंत्रता और हानि नियंत्रण के बीच का। और अब हम बात करते हैं कि संवैधानिक ढांचा क्या है। जहां तक कि हमारे सोशल मीडिया का बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है और कानून की बात है। शुरुआत हम संविधान से कर रहे हैं कानूनी ढांचे में। तो सबसे पहले जो यहां पर मुख्यतः है वो है आपका अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, मौलिक अधिकार है और इसमें ऑनलाइन स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी भी शामिल है। लेकिन ये एक पूर्ण अधिकार नहीं, आपको ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अनुच्छेद 19 खंड 2 के अंदर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, बताए गए हैं कि किन आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्यों, क्या आधार हैं वो? भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और अपराध से बचने के लिए उकसाना। ये सारे ग्राउंड है जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो गोपनीयता का अधिकार देता है पुट्टू स्वामी जजमेंट के थ्रू, वो भी यहां पर लागू होता है। राज्य और प्लेटफॉर्म दोनों को सूचनात्मक गोपनीयता का
सम्मान करना होता है अनुच्छेद 21 की वजह से। और दो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को भी आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला है श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 66A जो आईटी एक्ट की है उसको असंवैधानिक घोषित किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। लेकिन धारा 69A जो ब्लॉकिंग पावर, सरकार की ब्लॉकिंग पावर से रिलेट करती है, उसको बरकरार रखा, क्योंकि इसमें प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान की गई है। और साथ ही धारा 79 जो सेफ हार्बर है उस पर स्पष्ट किया कि प्लेटफॉर्म तभी जिम्मेदार होंगे जब वे ड्यू डिलिजेंस न करें या वैध आदेश का पालन ना करें, तभी प्लेटफॉर्म की जिम्मेवारी होगी। कि कोई एक आदेश आ गया है सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से और उसका अनुपालन नहीं हुआ है, तभी प्लेटफॉर्म की जिम्मेवारी होगी, या प्लेटफॉर्म अगर ड्यू डिलिजेंस नहीं करता है तभी प्लेटफॉर्म की जिम्मेवारी होगी। ये तो हो गया आपका श्रेया सिंघल का पहला केस, नोट डाउन करते रहिएगा। और वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाइप भी जरूर करिएगा। आप जब हमारी आवाज को बुलंद करते हैं तो आप जैसे आपकी हम मदद कर पा रहे हैं उसी तरह हम और लोगों की मदद कर पाएंगे अगर आप हमारे कंटेंट को शेयर करेंगे तो। और दूसरा जो केस है वो अनुराधा भसीन का है, जो 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पर निर्णय दिया था, और इसमें कहा था कि इंटरनेट शटडाउन आदेशों को प्रकाशित करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, और वे आवश्यक व आनुपातिक होने चाहिए। कि जब भी पूर्णतः इंटरनेट शटडाउन का ऑर्डर देना हो तो यह ध्यान रखना होगा कि सिर्फ नेसेसरी, जब आवश्यक हो, बहुत ज्यादा आवश्यक हो, तभी ऐसा आदेश दिया जा सकता है, और वो आनुपातिक होने चाहिए। मतलब कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत को फॉलो करने वाले होने चाहिए, कि जितने क्षेत्र के अंदर जरूरत है उतने में ही शटडाउन किया जाए। ऐसा नहीं कि आपने पूरे देश के अंदर शटडाउन कर दिया, पूरे राज्य के अंदर शटडाउन कर दिया। जिस पर्टिकुलर जगह पर जरूरत है सिर्फ वहीं पर आप शटडाउन कर सकते हैं। और अनिश्चितकालीन बैन भी नहीं लगा सकते इंटरनेट शटडाउन का। और अगर ऐसा किया जाता है अनिश्चितकालीन, हमेशा के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो ऐसा आदेश हमेशा असंवैधानिक होगा। ये बात कहां बोली गई थी? ये बात बोली गई थी अनुराधा भसीन केस जो 2020 का है। ये दोनों फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं इंटरमीडियरी और सेफ हार्बर की। मध्यस्थ और जो सुरक्षित हार्बर है उसके बारे में बात करते हैं। जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जो इंटरमीडियरीज है, उनके बारे में बात करते हैं। उनके लिए धारा 79 जो है आईटी एक्ट का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उन्हें सेफ हार्बर देता है, एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर्स के कंटेंट के लिए वो सीधे जिम्मेवार नहीं होंगी, बशर्ते, मगर वो तभी जिम्मेवार नहीं होंगे जब वो ये शर्त पालन कर रहे हैं। कौन कौन सी? पहला, वे ड्यू डिलिजेंस का पालन करें। दूसरा, वैध सरकारी और न्यायालय के आदेशों का पालन करें। जब ये दोनों चीजों का पालन कर रहे होंगे तभी जो इंटरमीडियरी है, मध्यस्थ है, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। पहला क्या है? वो ड्यू डिलिजेंस को पालन करे और वैध सरकारी और न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करे। श्रेया सिंघल केस के बाद प्लेटफॉर्म को केवल किसी व्यक्ति की शिकायत पर कंटेंट हटाने की बाध्यता नहीं है। पहले क्या था कि अगर कोई एक इंसान भी इन कंपनीज को रिक्वेस्ट करता था या कंप्लेंट करता था तो वो उनको हटाना पड़ता था। मगर श्रेया सिंघल केस के बाद ये हो गया है कि अब प्लेटफॉर्म को अगर कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, उसकी शिकायत पर कंटेंट को हटाया नहीं जाएगा। ये तभी बाध्य होंगे जब कोई कोर्ट या फिर सरकार का आदेश हो। अब बात करते हैं आईटी रूल्स 2021 की। आईटी रूल्स 2021 क्या कहते हैं? आईटी नियम 2021 क्या कहते हैं? ड्यू डिलिजेंस को विस्तार से समझते हैं, जो इंटरमीडियरी कंपनी को फॉलो करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, पूरा नाम है 2021 के इनका नियमों का। सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 लिख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, खासकर सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए। अब ये सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज क्या हैं? मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, एक्स हो गया,
ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इंटरमीडियरीज के लिए रूल्स लेट डाउन किए गए थे, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। अब क्या रूल्स हैं? उनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और ग्रीवांस ऑफिसर भारत में नियुक्त करना पड़ेगा। 3 तरीके के अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड ग्रीवेंस ऑफिसर भारत में नियुक्त करना पड़ेगा। दूसरा, शिकायत निवारण प्रणाली और टर्म्स ऑफ सर्विस को प्रकाशित करना पड़ेगा। शिकायत निवारण प्रणाली और टर्म्स ऑफ सर्विस को प्रकाशित करना पड़ेगा। और तीसरा, वैध आदेश आने पर समय सीमा में कंटेंट को हटाना पड़ेगा और जो सीसैम है, सीसैम कंटेंट को 24 घंटे में हटाना पड़ेगा कि अगर कोई अर्जेंट वाला मैटर आ गया तो उसको 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मासिक अनुपालन रिपोर्ट को भी प्रकाशित करना है कि सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से हमारे पास ये आदेश आया और हमने ये कंटेंट हटाया, इसको हर मंथ अनुपालन रिपोर्ट के रूप में उसको प्रकाशित करना पड़ेगा। ये बड़ी जो सोशल मीडिया का इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए ये रूल्स है, 2021 के नियम हैं। और चौथा, मैसेजिंग एप्स के लिए क्या है? वैध आदेश आने पर पहले स्रोत यानी कि फर्स्ट जनरेटर का पता देना होगा। कि आपने देखा होगा कि कई बार फेक न्यूज चलती है और उस पर अगर सरकार का उस फेक न्यूज को कर्ब कराने के लिए सरकार कोई आदेश देती है, कोर्ट की तरफ से कोई आदेश देती है, तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है हमारे यहाँ, तो एक मैसेज किसी ने भेज दिया, सत्यता को जानेंगे नहीं, इसके पास भेज दिया, 1000 लोगों के पास भेज दिया, उन 1000 ने लाखों के पास भेज दिया, लाखों ने करोड़ों के पास भेज दिया, तो वो फेक न्यूज फैल गई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन नियमों के तहत अगर कोई आदेश आता है तो जो ये मैसेजिंग ऐप है उनकी जिम्मेवारी है, उनको बताना होगा कि किसने ये कंटेंट शुरू किया था, फर्स्ट ओरिजिनेटर की डिटेल देनी पड़ेगी ताकि वो उसको ट्रेस किया जा सके अंडर द ट्रेसेबिलिटी नियम। और अगला पॉइंट है ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी के बारे में। अगर यूजर की शिकायत प्लेटफॉर्म ने खारिज की तो उसके लिए अपील की व्यवस्था भी है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर को खो देता है और सीधे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब बात करते हैं किसी भी कंटेंट को, ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की पावर सरकार के पास कहां से आती है? वो आती है धारा 69A आईटी एक्ट से और जो 2009 के नियम हैं उनसे आती है। धारा 69A आईटी एक्ट की सरकार को शक्ति देती है कि वह सूचना को ब्लॉक कर सके अगर वो जरूरी हो, सार्वभौमिकता, अखंडता, सुरक्षा, विदेश संबंध, लोक व्यवस्था या फिर अपराध रोकने के लिए। आदेश लिखित कारणों के साथ होना चाहिए। अगर सरकार का आदेश लिखित कारणों के साथ नहीं है तो वो कंटेंट ब्लॉक नहीं किया जाएगा। सूचना को ब्लॉक करने के लिए जरूरी है कि हमेशा लिखित आदेश होना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ब्लॉकिंग नियम जो 2009 के हैं उसमें पूरी की पूरी विस्तृत प्रक्रिया दी गई है किसी भी कंटेंट को, वेबसाइट को, ऐप को, ब्लॉग को ब्लॉक कराने के लिए, ब्लॉग को ब्लॉक कराने के लिए। क्या है वो विस्तृत प्रक्रिया? डेजिग्नेटेड ऑफिसर मामले की जांच करता है। पहला स्टेप तो ये है, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो मामले की जांच करेगा। फिर उसके बाद एक समिति जिसके अंदर सदस्य कौन कौन से होंगे? कानून मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, सूचना प्रसारण मंत्रालय से और सीईआरटी इन के अधिकारी होते हैं। वो मामले पर विचार करते हैं, जांच करते हैं। फिर उसके ऊपर नोटिस और सुनवाई होती है। प्लेटफॉर्म और जहां पर संभव हो प्रकाशक को 24 घंटे का समय दिया जाता है कि भाई या तो अपना जवाब दो या फिर उस कंटेंट को खुद ही हटा लो। और फिर 24 से 48 घंटे के बाद फिर सिफारिश दी जाती है मैटी सचिव को, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके सचिव को इंफॉर्मेशन दी जाती है। 48 घंटे का समय दिया जाता है। मैं अपने आप को यहां करेक्ट कर रहा हूं, जो मैंने अभी आपको लास्ट पॉइंट बताया, प्रकाशक को 48 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव से अंतिम मंजूरी मिल जाती है फिर उसके बाद कंटेंट को फाइनली ब्लॉक किया जाता है। और कई बार आपातकालीन आदेश आ जाए तो पहले ब्लॉकिंग होती है, फिर बाद में उसके ऊपर विचार किया जाता है कि भाई ये ठीक से ब्लॉक किया है नहीं। 48 घंटे के अंदर उसकी समीक्षा की जाती है। और अगर किसी मामले के अंदर कोर्ट का आदेश हो जाए तो तुरंत के तुरंत ब्लॉक किया जाता है।
रिव्यू कमेटी हर 2 महीने के अंदर बैठक करके आदेश की वैधता को जांचती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 69A को बरकरार रखा, क्योंकि इसमें कारण, सुनवाई और समीक्षा सब है। अब बात करते हैं नेटवर्क शटडाउन बनाम प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग की। नेटवर्क शटडाउन बनाम प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग की, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है? नेटवर्क ब्लॉकिंग, प्लेटफॉर्म ब्लॉकिंग और नेटवर्क शटडाउन दोनों अलग हैं, समझिएगा। जो धारा 69A जो ब्लॉक करती है वो केवल किसी खास ऐप, वेबसाइट या फिर यूआरएल को ब्लॉक करती है, जबकि जो नेटवर्क शटडाउन है पूरे के पूरे क्षेत्र का इंटरनेट बंद कर देता है। अनुराधा भसीन केस जो 2020 का है, उसके बाद शटडाउन आदेशों को प्रकाशित करना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, और आवश्यकता और आनुपातिकता साबित करनी होती है। नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो करना होता है और समय समय पर समीक्षा करनी होती है। अब बात करते हैं डेटा संरक्षण और उसके साथ साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 की। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 डेटा प्रोटेक्शन के लिए स्पष्ट सहमति जरूरी की बात करता है और डेटा फिड्यूशरी को सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, डेटा ब्रीच की सूचना देनी होगी और शिकायत निवारण करना होगा। और महत्वपूर्ण डाटा फिड्यूशरी है, जो मतलब सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेवारियां होती हैं, जैसे वो ऑडिट करेंगे, इंपैक्ट असेसमेंट करेंगे और डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ये सारे आपके डीपीडीपी एक्ट के अंदर भी दिए गए हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। बच्चों के डेटा पर विशेष सुरक्षा की बात बोली गई है और सीमा पार डेटा ट्रांसफर पर भी नियम बनाए गए हैं इस नए अधिनियम के अंदर। यह कानून आईटी एक्ट और रूल्स के साथ मिलकर काम करता है, एक तरफ कंटेंट और दूसरी तरफ डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं हेट स्पीच, फेक न्यूज और हानि की। घृणास्पद भाषण, गलत सूचना और हानि की, किस तरीके से ये हमारे आज के टॉपिक से मेल खाता है, उस पर बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है हेट स्पीच की और फेक न्यूज की। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेवारी इस पर क्या है? आईटी रूल्स के तहत उनकी जिम्मेवारी है कंटेंट को हटाएं और हानिकारक कंटेंट को रोकने के लिए उचित प्रयास भी उनको उठाने पड़ेंगे। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता के अंदर घृणा फैलाना, हिंसा के लिए उकसाना, मानहानि, अश्लीलता, ये सब अपराध हैं और उसके लिए सजा हो सकती है किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ऐसा करता है तो। और कोर्ट और सरकार के आदेश विशेष मामलों में सीधा कंटेंट को हटाने के आदेश देते हैं। लेकिन याद रखिए, श्रेया सिंघल केस के बाद प्लेटफॉर्म तभी बाध्य है जब आदेश वैध प्राधिकरण से आए, मतलब सरकार की तरफ से आए, ऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से आए, बस आप इतना समझ लीजिए। अब बात करते हैं चुनाव, राजनीतिक विज्ञापन और डीप फेक। आपने अभी आजकल न्यूज में देखा होगा कि बहुत डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं, किसी भी नेता का कुछ भी बना के वीडियो वायरल कराया जा रहा है। बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे समय पर आपको ये चीजें और ज्यादा देखने को मिलेगी। और कैसे हो रहा है? सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। तो इस पर हमारे पास क्या प्रावधान है और क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कानूनी परिप्रेक्ष्य है, उसको समझते हैं। चुनावों के समय पर सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा खतरा है फेक न्यूज और डीप फेक का, झूठी खबर और डीप फेक का। निर्वाचन आयोग विज्ञापनों पर जो निगरानी है वो रखता है और राजनीतिक विज्ञापन में डीप फेक और पारदर्शिता अनिवार्य करता है। लेकिन जो डीप फेक्स हैं वो मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं। किसी भी नेता से कुछ भी बुलवा दें या वीडियो कुछ भी बनवा दें। आजकल तो एआई सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर दबाव है कि वे इन्हें लेबल करे कि ये एआई जनरेटेड है और हटाए या फिर उसे डिमोट करे। भविष्य में चुनावी समय में प्लेटफॉर्म से तेज प्रतिक्रिया, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट और ट्रेसेबिलिटी की और ज्यादा मांग होने वाली है। अब बात करते हैं डिजिटल डेटा एन्क्रिप्शन
और ट्रेसेबिलिटी के बीच में जो बहस है उसके ऊपर बात करते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन, मैंने आपको क्या मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम से, वो सिर्फ आपको पता है, मुझे पता है, किसी और को नहीं पता, इवन कंपनी को नहीं पता, इवन सरकार को नहीं पता, क्योंकि बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो बाइनरी की तरह हो रहा है। इसको बोलते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है वो यूजर्स की गोपनीयता बचाता है, लेकिन सरकार पहले स्रोत, फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता लगाने की मांग करती है। और इसके लिए तो जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, उसके अंदर भी बोला गया है। आईटी रूल्स 2021 के तहत वैध आदेश आने पर प्लेटफॉर्म को ट्रेसेबिलिटी देनी पड़ सकती है। प्लेटफॉर्म्स का इस पर कहना है कि इससे एनक्रिप्शन टूटेगा और सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। कोर्ट को तय करना है कि गोपनीयता बनाम सुरक्षा का संतुलन कैसे बनाया जाए। अब कुछ केस स्टडी की बात करते हैं। बैन लगा पहले कुछ ऐप्स पर और फिर वो बाद में वापस आ गई, इसके ऊपर बात करते हैं। टिकटॉक और 59 चीनी ऐप्स को 2020 में धारा 69A आईटी एक्ट के तहत ब्लॉक किया गया। कारण संप्रभुता और देश की सुरक्षा को खतरा। हाल ही में खबर आई कि टिकटॉक फिर से वापस आ गया है। कुछ यूजर्स के लिए उसकी वेबसाइट काम कर रही है, ऐप काम कर रही है इंडिया में। वापस आया कैसे, ये सवाल है। कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आई। तो पहले बैन लगा और अब देश के अंदर वो वापस है। लेकिन पबजी और बीजीएमआई, पबजी जो गेम ऐप बैन हुई थी, उसने बीजीएमआई के रूप में नाम बदलकर ऐप के रूप में वापस आ गया। और फ्री फायर भी एक ऐप बैन हुई थी, जो फ्री फायर इंडिया के रूप में वापस आ गई है। वापसी की है, कब की है? जब उन्होंने डेटा सुरक्षा और सर्वर लोकेशन पर सरकार की शर्तें मान ली हैं। तो इस पर, इन सारी चीजों पर निष्कर्ष क्या है कि वैध बैन जो है ना, किसी भी ऐप पर, किसी भी कंटेंट पर, वो परमानेंट नहीं होते, स्थायी नहीं होते हैं। अगर कंपनी कानून और सरकार की शर्तें पूरी करती है तो वापसी संभव है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरी ये गुजारिश है कि आपका जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हानिकारक कंटेंट रोकने के लिए बेहतर तरीका कौन सा है, अच्छा तरीका कौन सा है? क्या धारा 69A के तहत टारगेटेड ब्लॉकिंग होनी चाहिए, उस कंटेंट को, उस ऐप को ब्लॉक करना चाहिए, या फिर पूरे एरिया के इंटरनेट को ही शट डाउन कर देना चाहिए? इन दोनों में से कौन सा बेहतर तरीका है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं, विश्लेषण की तरफ चलते हैं। भारत का जो कानूनी मॉडल है सोशल मीडिया पर बैन या फिर आजादी वाला, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। वो एक लेयर्ड सिस्टम है, एक वेल प्रोटेक्टेड, वेल थॉट ऑफ सिस्टम है। पहले अधिकार जो आता है अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए और धारा 21 से, फिर उसके बाद प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंध किसके आधार पर? धारा 19 खंड 2 के आधार पर। और तीसरा, प्लेटफॉर्म पर भी जिम्मेवारियां हैं आईटी रूल्स 2021 के तहत। और सरकार के पास सर्जिकल टूल है, जैसे कि धारा 69A, जिसमें प्रक्रिया और समीक्षा है। और शटडाउन सिर्फ आवश्यक और आनुपातिकता को फॉलो करके ही किया जाएगा, इंटरनेट शटडाउन। साथ ही नया जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 है को डाटा सुरक्षा का आधार बनाया गया है। भविष्य में ज्यादा जोर क्या होगा? पारदर्शिता पर, जवाबदेही पर और एआई जनरेटेड कंटेंट पर सख्त नियमों पर। लेकिन रीढ़ हमेशा यही रहेगी कि स्वतंत्रता प्लस वैध प्लस सीमाएं प्लस आनुपातिकता, जो इन्हें फॉलो करेगा उसका कंटेंट हमेशा ऑनलाइन रहेगा। अब अंत में, वैसे ये वीडियो खत्म हो गया है और मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा बात कि अगर यह वीडियो आपको सोशल मीडिया कानून के बारे में, भारतीय कानून के बारे में क्रिस्टल क्लियर लगा तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और जो भी आपके कानून पढ़ने वाले दोस्त हैं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सबकी ये मदद करेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है।
एक लाइन में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आज की चर्चा में आपको सबसे बड़ा एग्जाम टेक अवे या सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मैं आपके सबसे सटीक और संक्षिप्त उत्तर को पिन करूंगा, अच्छा लगेगा मुझे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर हमारी वेबसाइट से भी हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।